हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं तिल की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे सरल शब्दों पर कि तिल की वैज्ञानिक खेती किस प्रकार की जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन निकालने के लिए हमको कब कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए, अनुकूल समय के बारे में बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे भूमि की किस प्रकार की जो मिट्टी है अनुकूल मानी जाती है तिल की खेती के लिए। साथ ही कितने टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ती है, खेत की तैयारी किस प्रकार करना है, बुआई के समय कौन कौन से न्यूट्रिएंट कौन कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना है, उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करेंगे, बीज उपचार कैसे करना चाहिए, कितना उत्पादन होता है, कितनी लागत लगती है। तो तमाम जो प्रकार की समस्या आती हैं, तमाम प्रकार की जो जानकारी हैं, उन सभी का निवारण, उन सभी का सैल्यूशन और संपूर्ण जानकारी कि तिल की वैज्ञानिक खेती से आप वही परंपरागत तरीके से खेती करते हैं, प्रोडक्शन आप ज़्यादा नहीं निकाल पाते हैं, तो जो सबसे कारगर उपाय हैं, कुछ ज़रूरी कार्य होते हैं जिनसे आप उत्पादन और उपज को यकीनन बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा फॉलो करना है, वीडियो को लाइक करना है, पूरा ज़रूर वॉच करें। यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको अधूरी जानकारी, अधूरा ज्ञानवश हो पाएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम तिल की वैज्ञानिक खेती की ए टू जेड जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो जो तिल की वैज्ञानिक है, तिल एक तिलहनी क्रॉप है और तिल की खेती के लिए जो अनुकूल समय है, गर्मियों पर आप कर सकते हैं इसकी खेती 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च, और खरीफ सीजन पर भी इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि गर्मियों पर कर रहे हैं तो फरवरी मार्च, और खरीफ सीजन बरसात पर कर रहे हैं तो आप जुलाई महीने पर इसकी बुआई कर सकते हैं। जो सरकार है एमएसपी न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उस पर भी तिल पर सबसे ज़्यादा वृद्धि की गई है। तो यानी गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट है, वो भी तिलहनी और दलहनी क्रॉप पर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, काफ़ी बढ़ावा दे रही है। तो इसका रकबा लगातार बढ़ता जा रहा है। यदि आपने अभी तक तिल की खेती नहीं की है तो इस वीडियो को देखकर ईजिली तरीके से आप तिल की वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं भूमि यानी सॉइल। तो इसके लिए जो तिल की खेती है, इसके लिए काली मिट्टी, काली दोमट, पीली मिट्टी भी चलेगी, हल्की मिट्टी भी चल जाएगी, भारी भूमि भी चल जाएगी, लेकिन मध्यम जो भूमि होती है वो काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है। और जो पीएच वैल्यू है 5.5 से लेकर 7.5 तक तो ठीक रहती है, लेकिन 8 या फिर 9 पीएच वैल्यू है यानी अधिक एल्कलाइन है, तो आप सल्फर की पूर्ति ज़्यादा करें। यानी आप सल्फर की यदि पूर्ति करते हैं और सस्ते पर यदि आप सल्फर का प्रयोग कर रहे हैं तो जिप्सम 50 किलोग्राम आप 1 एकड़ पर प्रयोग कर सकते हैं। यदि 8 से ऊपर पीएच वैल्यू है, अधिक एल्कलाइन है, हाई एसिडिक भूमि है, तो उस पर आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। एवं उत्तम जल निकास का प्रबंध बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी प्रायः इस की खेती आप लगभग सही प्रकार की मिट्टी पर कर सकते हैं। अगला जो विषय है टेम्परेचर यानी तापमान। तो इस क्रॉप के लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है 22 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी अच्छा माना जाता है, और अधिकतम 34 से 35 डिग्री का जो टेम्परेचर है काफ़ी अच्छा माना जाता है। यदि 22 से नीचे रहता है या फिर 35 से ज़्यादा ऊपर जाता है तो इस फसल को थोड़ी सी क्षति पहुँच सकती है। लेकिन जो टेम्परेचर बताया हमने कि 20-22 से लेकर 35-36 तक काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब खेत की तैयारी किस प्रकार करना है तो कृपया ध्यान दीजिए। 1 से 2 बार मीडियम गहराई में चलने वाली जैसे कल्टीवेटर है या फिर दक फिट है या फिर तोता हल से ठीक तरीके से आपको प्लॉविंग कराना है। उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं कि 1 से 2 ट्राली और अधिकतम 3 ट्राली प्रति एकड़ की दर से हम जानकारी शेयर कर रहे हैं। और जो जानकारी भी हम आपको बताएंगे बीघा के हिसाब से नहीं बल्कि प्रति एकड़ की दर से जानकारी बताएंगे। 2 से 3 ट्राली गोबर की पकी हुई खाद, चाहे गोबर की खाद हो या फिर कुछ कम मात्रा पर वर्मी कंपोस्ट का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर मुर्गियों की खाद है तो आप कोई जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैविक खाद होती है, उनका प्रयोग यदि आप करते हैं तो यकीनन उपज बढ़ती है। 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद को पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को समतल कराएं, मिट्टी को भुरभुरी कराएं, पाटा लगाकर कुछ इस प्रकार एकदम समतल करा लीजिए। मिट्टी जितनी भुरभुरी होगी उतना अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलेगा।
अगले विषय के ऊपर डिस्कशन करते हैं बुआई के समय खाद। जब हम बुआई कर रहे हों तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की यदि पूर्ति करते हैं तो उत्पादन यकीनन बढ़ जाएगा। तो कौन कौन सी खाद, कौन कौन से न्यूट्रिएंट की बुआई के समय प्रयोग करना है, आइए सरल शब्दों में समझते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट जो पाउडर फॉर्म वाली उर्वरक खाद आती है 50 किलोग्राम लेना है, यानी एक बैग। इसके साथ DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट 30 किलोग्राम और इसके साथ MOP म्यूरेट ऑफ पोटास 20 kg। इन तीनों को आपको मिक्स करना है और पूरे खेत में आपको ब्रॉडकास्ट कर देना है, बिखेर देना है। उसके बाद आपको बुआई कर देनी है। अब बात करते हैं उन्नतशील किस्में। तो जो उन्नतशील किस्में हैं, बेस्ट उत्पादन देने वाली जो वैरायटी हैं, आइए समझते हैं कौन कौन सी उन्नतशील किस्में हैं। जो आती है TC 25 वैरायटी, इसको भी आप लगा सकते हैं। RT 125 वैरायटी आती है, RT 127 आती है। इसके अलावा RT 46 वैरायटी आती है। इसके अलावा T13 वैरायटी। ये उन्नतशील किस्में हैं, अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं। लेकिन हम आपको रेकमेंडेड करेंगे, हम आपको सजेशन देंगे, हम आपको जानकारी देंगे कि जो राज्यों के हिसाब से अनुकूल वैरायटी का ही आपको चुनाव करना चाहिए। एनवायरनमेंट के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, सॉइल के हिसाब से हर वैरायटी हर राज्य के लिए सूटेबल नहीं हो सकती हैं। अपनी एरिया के हिसाब से उन्नतशील किस्मों का ही आपको चुनाव करना चाहिए। अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट। यदि हम 1 एकड़ पर तिल की खेती करते हैं और तिल की बुआई करते हैं तो कितने सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, तो 1 एकड़ पर अधिकतम 2 किलोग्राम से लेकर 3 किलोग्राम प्रति एकड़ से सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं सीड्स ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार। अब बीज उपचार करने से क्या फ़ायदे होते हैं, तो जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा होता है, फंगस नहीं लगते हैं, जड़ संबंधित कोई रोग नहीं आते, बीमारी नहीं आती हैं। तो बहुत ही ज़रूरी है बीज उपचार करना। बीज उपचार आप कुछ इस प्रकार कर सकते हैं कि कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब एक जो फफूंदनाशक आती है, 1 किलोग्राम बीजों को आपको 5 से 6 ग्राम फफूंदनाशक से बीजों को उपचारित करके आपको बुआई कर देनी है। ऐसा नहीं है कि आपने बीज उपचार तो कर लिया लेकिन कई दिन बाद, 4-5-6 दिन बाद बुआई कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जब आपको बुआई करनी है उसी टाइम आपको बुआई के समय ही बीज उपचार करना है, 1-2 घंटे पहले। तो कुछ इस प्रकार बीज यदि उपचारित करते हैं तो काफ़ी अच्छा जर्मिनेशन देखने के लिए मिलता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं बुआई। तो बुआई किस प्रकार की जाती है। अब तो काफ़ी जो मशीनरी आ गई, सीड्रल मेथड से आप बुआई कर सकते हैं, या फिर आप छिटका जो ब्रॉडकास्ट है, छिटका विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। तो कई इलाकों पर अभी भी परंपरागत तरीके से छिटका विधि से बुआई की जाती है। यदि सीड्रल मेथड मशीन उपलब्ध हो तो आप सीड्रल मेथड से भी सोइंग कर सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा अंतर देखने के लिए नहीं मिलता है। खरपतवार की रोकथाम। तिल की फसल पर खरपतवार की वजह से उत्पादन घट जाता है, तो हमारी तिल की क्रॉप खरपतवार मुक्त रहना चाहिए। अब बुआई के तुरंत बाद खरपतवार नाशक का स्प्रे आपको करना चाहिए। जो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड होती है, पेंडामेथालिन जो आती है 800 ml 200 लीटर पानी में घोल करके आपको प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर देना है। या फिर यदि कोई खरपतवार नाशक का स्प्रे नहीं कराना चाहते हैं तो कुछ जब 20, 25, 30 दिन की फसल होती है तो निराई गुड़ाई भी आप करा सकते हैं। अगले विषय के ऊपर बात करते हैं सिंचाई। यदि आप गर्मियों पर खेती कर रहे हैं तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर आपको प्रॉपर सिंचाई करनी पड़ेगी। और सिंचाई काफ़ी ज़्यादा डिपेंड मिट्टी के हिसाब से करती है। यदि हल्की मिट्टी है तो ज़्यादा सिंचाई, भारी मिट्टी है तो कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी। और यदि खरीफ सीजन पर यदि आप सोइंग कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तिल की, तो आवश्यकता अनुसार यदि बरसात नहीं होती है, बरसात होती है तो कोई ज़रूरत की बात नहीं है, और नहीं होती है तो आवश्यकता अनुसार स्पेशल फ्लावरिंग स्टेज पर यदि बरसात नहीं होती है तब आप फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले आप सिंचाई ज़रूर कर दीजिए। यह बात कोई नहीं बताएगा। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं खाद का शेड्यूल, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है। क्यों? उपज बढ़ाने के लिए। तो खाद शेड्यूल के ऊपर बात करने वाले हैं। तिल की फसल पर यदि आप इन 2 कॉम्बिनेशन को देते हैं तो यकीनन उपज और उत्पादन बढ़ जाएगा। तो फर्स्ट जो खाद है, जैसे ही हमारी फसल बुआई से 20 से 30 दिन के आसपास की होती है तो 40 किलोग्राम यूरिया
5 किलोग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद किसी अच्छी कंपनी का और 8 किलोग्राम सागरिका दानेदार। इन तीनों को मिक्स करना है, जड़ों के पास देकर आपको सिंचाई कर देनी है। इसके अलावा यदि बरसात पर कर रहे हैं तो खाद को जड़ों के पास दे दीजिए और बरसात पर घुल जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेकंड खाद जब 40 से 45 दिन के आसपास की फसल होती है तो 35 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम सल्फर जो 90% आती है। अब सल्फर का फ़ायदा क्या है आइए समझते हैं। तो 40 से 45 दिन की फसल होती है तो तिलहनी फसलों पर तेल की मात्रा बढ़ाती है। जी हाँ, सल्फर से तेल की मात्रा बढ़ जाती है तो हमको हाई यील्ड प्राप्त होगी यदि सल्फर का प्रयोग करते हैं। तो जड़ों के पास देकर आप प्रयोग कर सकते हैं। और जिंक सल्फेट को आप DAP के साथ प्रयोग ना करें, यह भी जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये दो कॉम्बिनेशन को यदि आप तिल की फसल पर देते हैं, आवश्यकता अनुसार पूर्ति करते हैं, फसल के हिसाब से ही न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना चाहिए जो हम क्वांटिटी बता रहे हैं। यदि फसल ज़्यादा कमज़ोर है तो क्वांटिटी घटा और बढ़ा भी सकते हैं। अब अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। अब स्प्रे शेड्यूल जानने से पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से कीट, बीमारी, फंगस, डिजीज़ आते हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से हमको उपचारित करना पड़ेगा। तो कीटों की बात करें तो एफिड है, जैसिड है, सेमिलूपर्स है, हरी इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, लीफ स्पॉट आता है, जड़ गलन की समस्या आती है। इसके अलावा दीमक की रोकथाम भी हमको करनी है, पाउडरी मिल्ट्यूड भी आता है, तना छेदक का भी प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। स्पेशल फली स्टेज पर फली छेदक का बड़ी मात्रा पर प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट जो स्प्रे है, पहले स्प्रे पर हमको जब फसल बुआई से 20 से 25 दिन के आसपास की होती है तो UPL कंपनी का लांसर गोल्ड कीटनाशक को 35 ग्राम लेना है। M45 मैंकोजेब 75% जो फफूंदनाशक आती है 40 ग्राम लेना है। पोषक सुपर प्लांट ग्रोथ प्रमोटर 25 ml। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देना है। यदि आपको लग रहा है पानी गिरने की संभावना है तो स्टिकर मिलाकर, चिप को मिलाकर ही आपको स्प्रे करना है, जिससे कि हमारा जो घोल है प्रॉपर चिपक जाए। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड स्प्रे। तो जो सेकंड स्प्रे है जब फसल बुआई से 40 से 50 दिन के आसपास की होती है तो वायर कंपनी की सोलेमन इंसेक्टिसाइड 12 ml, स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम और फेंटेक प्लस जो टॉनिक है जो कि फल और फूलों की संख्या बढ़ाएगी, फलियों की संख्या बढ़ाएगी, तो आपको 10 ml लेना है। इन तीनों को मिक्स करके आपको 15 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे आप कर सकते हैं। तिल की फसल पर दानों का चमक बढ़ाने के लिए, दानों का भराव अच्छा हो, तो जैसे ही 55 दिन के आसपास की होती है हमारी फसल तो बोरॉन 25 ग्राम लेना है, NPK 0050 100 ग्राम लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देना है। इससे क्या होगा कि दानों का भराव भी अच्छा होगा और चमक भी बढ़ेगी। और स्पेशल एक बात याद रखिए, यदि आप तिल की खेती कर रहे हैं तो सल्फर की जरूर पूर्ति करें। तो सल्फर का प्रयोग करने से तेल की मात्रा, तेल की क्वांटिटी बढ़ जाती है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं उत्पादन। यदि हम तिल की खेती 1 एकड़ पर बुआई करते हैं तो 4 क्विंटल से लेकर 6 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से उत्पादन आप निकाल सकते हैं। यदि आप इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं तो उत्पादन बढ़ने वाला है। 5 से 6 क्विंटल आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। बस आप उन्नतशील किस्मों का ही चुनाव करें। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं तो यह जो वैरायटी, कुछ वैरायटी 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाती हैं, तो वहीं कुछ वैरायटी 100 से लेकर 105 दिन अधिकतम का टाइम लेती हैं। तो ओवरऑल माना जाए तो कुछ वैरायटी 80 दिनों पर और कुछ वैरायटी 100-110 दिन तक लग सकता है टाइमिंग। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ पर जो खर्च आने वाला है 10,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से कॉस्ट आ सकती है। इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आती है। बाजार भाव के ऊपर बात करें, मंडी भाव के ऊपर बात करें तो जो प्रति क्विंटल की कीमतें हैं 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से हमारी उपज बिकती है। मुनाफा के ऊपर बात कर लेते हैं तो जो मुनाफा है लागत को काटकर भी आप 1 एकड़ से 40 से 50,000 रुपये प्रति आप एकड़ से कमाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप तिल की खेती करते हैं, आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, तो आप यकीन के साथ एक बात मान लीजिए कि आप
तिल की खेती से भी काफ़ी अच्छी उपज के साथ साथ काफ़ी अच्छा मुनाफा निकाल सकते हैं। तिल की क्रॉप पर एक और समस्या आती है, तिल की फसल जब फली स्टेज पर होती है तो जो हरे तोते होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो जब फली स्टेज पर होती, दाने भर रहे होते हैं, तो उस समय हरे तोते की रखवाली करना, देखभाल करना और प्रॉपर हमारे क्रॉप पर नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि फलियों को खा जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो देख रेख सुबह शाम करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा हरे तोते आते हैं जो फलियों खाते हैं। उसके लिए आप देसी जुगाड़ भी लगा सकते हैं और प्रॉपर देखभाल करना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले आपको बरसात नहीं हो रही है तो आपको सिंचाई बहुत ही ज़रूरी करना चाहिए। तो इस प्रकार यदि आप तिल की खेती आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, आवश्यकता अनुसार देखभाल करते हैं, तो जो उत्पादन है वो यकीनन बढ़ने वाला है। खरीफ सीजन यदि बरसात पर लगा रहे हैं तो जुलाई के आसपास आप बुआई कर सकते हैं, बाकी गर्मियों पर फरवरी मार्च पर आप इसकी बुआई कर सकते हैं। आप क्या तिल की खेती करते हैं या फिर नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं कुछ और नई नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। और हाँ, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, तिल की खेती से यदि आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो तिल की खेती आप ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और नई नॉलेजेबल जानकारी के साथ।